चलिए बुलेटिन की शुरुआत बदायूं से आई खबर के साथ। पुरानी रंजिश में ट्रिपल मर्डर से सनसनी है। एक ही परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत उनकी मां और पत्नी की हत्या। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। बदायूं के सथरा गांव में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। बेखौफ हमलावरों ने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके पत्नी की और मां की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। राकेश गुप्ता के परिवार में कई ग्राम प्रधान रह चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। रसूखदार परिवार था, लेकिन गांव के ही किसी अन्य परिवार से बताया जा रहा है रंजिश थी। राकेश गुप्ता की छवि कद्दावर नेता की रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और अब मामले की जांच की जा रही है। तो नेता, उनकी पत्नी और मां को 4 हमलावरों ने गोलियों से भुना, जहां तीनों की मौके पर मौत हो गई। अब इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति। सूचना मिली कि एक मकान में उसके निवासी राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी और उनकी मदर, तीनों लोग अलग अलग कमरों में इनकी डेड बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर मौके पे पुलिस पहुंची है और हम लोग पहुंच करके देखा तो ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो देख रहे हैं आप इन 3 तस्वीरों को, जहां पे सपा नेता के ये करीबी, जिसमें मां और पत्नी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। दिवाली के मौके पर ये बदायूं शहर से निकल करके अपने पैतृक गांव गए थे और वहीं पर इस घटना को अंजाम दिया गया। एक साथ इस घर में 3 लाशें हैं। सपा के पुराने कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी भरत के पास है, उनका रुख करते हैं। भरत, ये बताइए कि पुलिसिया जांच में अभी कुछ बात निकल करके सामने आई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक कोई ऐसी जांच में कोई ऐसी बात सामने निकल कर नहीं आ रही कि जिधर कहीं किसी लोगों की तरफ इशारा हो रहा हो कि इन लोगों ने हत्या की है। अब कई पहलुओं पर जांच चल रही है, लेकिन अभी कुछ क्लियर कुछ भी नहीं है। पोस्टमार्टम जांच के बाद क्या रिपोर्ट आती है उससे अंदाजा लगाया जाएगा और उसके बाद में जो फॉरेंसिक टीम की जांच है, तो अभी कोई फाइनल। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट जरूर आ गया है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि इस पूरे मामले पे अब सियासी दलों का रुख रहेगा? समाजवादी पार्टी के में से कोई हलचल या कुछ इस तरीके का इनपुट है क्या भरत? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि किस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। लोग उसका विरोध कर रहे हैं इस समय। तो क्या कोई हलचल है कि कोई जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से नेता आ सकता है, या आने जाने या आने वाले वक्त की रणनीति को लेकर गहमा गहमी? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई, क्योंकि बहुत कद्दावर नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे थे, तो हो सकता है कि कोई बड़ा नेता आए। सांसद धर्मेंद्र यादव का सांसद क्षेत्र रहा ही है ये। अब देखना ये है कि कौन सा कोई बड़ा नेता आता है उनके परिवार से मिलने जुलने के लिए, सांत्वना देने के लिए। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं कि कौन आने के लिए है, लेकिन आ सकता है जरूर। बिल्कुल। और वहाँ के लोगों के बीच में क्या कहना है? इतने बड़े, देखा जाए बड़े नेता रहे हैं, कद्दावर नेता उनकी पैठ रही है। ऐसे में एक साथ 3 इस वक्त लाशें हैं इस घर में। आपको बताना चाहूंगा कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनका व्यवहार, सब बड़ा व्यवहार कुशल थे। लोग बड़ा उनसे प्लीज रहते थे, सारी चीजें थी। तो ऐसा उनका कोई किसी से कोई खास दुश्मनी नहीं थी, रंजिश नहीं थी। लेकिन यही उनके जो राजनीतिक रंजिश पहले से चली आ रही थी, इसके अलावा उनकी कोई खास ऐसी दुश्मनी नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन लोग उनके व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल। और अब इस पर समाजवादी पार्टी का जो रुख है, इस पूरी खबर के आने के बाद वो इस ट्वीट से पता चलता है। वो ट्वीट भी हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जहां से ट्वीट करके सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। जहां बदायूं में राजनीतिक रंजिश के चलते सपा संरक्षित सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख, उनकी पत्नी और मां की गोली मार करके निशंस हत्या कर दी गई और प्रदेश में हाशिए पर जा चुकी कानून व्यवस्था की यह देन है। ये सवाल उठाए हैं। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना, हत्यारों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो, यह मांग की गई है। तो ये ट्वीट आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ही वास्ता रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज काका इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज जी, जिस तरीके से एक ही आप पुराने कद्दावर नेता रहे हैं और घर में 3 अर्थियां हैं, आप और आप पार्टी की ओर से क्या रणनीति है या क्या कहना चाहेंगे?
ये रणनीति का सवाल नहीं है, सवाल सुरक्षा का, उत्तर प्रदेश में फैली हुई अराजकता का। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति के, उसकी माँ के, प्रमुख जी के माँ के, उनकी पत्नी तक की इतनी बर्बरतापूर्वक घर में घुस के हत्या कर। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि जब लोगों के घरों में घुस करके गोलियां मारी जा रही हैं, अयोध्या में जहां आप दीपोत्सव मना रहे हैं, वहां बेटियों को सरेआम छेड़ा जा रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हम आप जब बात कर पा रहे हैं तो न कहीं सड़क है, न कहीं सुरक्षा है। स्वास्थ्य की हालात ये है कि अभी जब मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, चोपन में एक माँ ने सड़क पे अपने बच्चे को जन्म दिया। तो इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश की सारी जो संस्थानें हैं वो भयंकर भ्रष्टाचार में और भयंकर सुसुप्ता अवस्था में है। आज उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थानों की हालात यह है कि एक यूनिवर्सिटी के वीसी ने एक व्यक्ति से 1,41,00,000 रुपया लिया, विनय पाठक ने, और आपने भ्रष्टाचार को लेकिन लिया। और मनोज जी, मैंने रणनीति इसलिए पूछी क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले किसी नेता के घर में और उसकी मौत और उसके पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ऐसे में परिवार, देखिए प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है जांच चल रही है, और आप कानून व्यवस्थाओं पर सवाल क्या ट्वीट के जरिए ही करने वाले हैं या फिर कोई और रुख भी अख्तियार करेंगे ये पूछने के लिए कि आखिर जांच कहां तक पहुंची? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सड़क से सदन तक वाले सिद्धांत पे चला है, और आपने देखा होगा कि सदन चल रही थी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सड़क से, और आज भी समाजवादी पार्टी सड़क से है। और हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो समाजवादी, लेकिन मनोज काका जी, पिछले कुछ वक्त से आप लोगों के, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप ऐसे ही लगते आए हैं कि ट्वीट वाली राजनीति चलती है, जहां ग्राउंड पर बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिखाई नहीं देती है। देखिए, आप जैसे विदुषी पत्रकारों को ये सवाल आपने खड़ा किया है। मैंने नहीं खड़ा किया है, मैंने आप तक पहुंचाया है। बेहतर होगा आप जवाब देंगे तो जिसने सवाल किया है उसको ये जवाब मिलेगा। समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक प्रायोजित प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कुछ न्यूज चैनलों में कि समाजवादी पार्टी संघर्ष नहीं कर रही, जबकि सच है कि सबसे ज्यादा सड़क पर मुद्दों को। ठीक है मनोज जी, देखिए एबीपी गंगा बहुत ही सटीक तरीके समाजवादी पार्टी के हर एक एक्शन पर नजर रखता है और हर एक खबर या जानकारी या आपकी तरफ की हलचल पे, और यही वजह कि आपसे ये रिएक्शन भी लिया जा रहा है। शुक्रिया मनोज जी, अपनी भावनाओं को, विचार को व्यक्त करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी निकाय चुनाव के लिए AIMIM की ओर से लिस्ट जारी हो चुकी है। यहां पर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की गई है। संभल से चौधरी मुशीर खान को प्रत्याशी बनाया गया है। मुरादाबाद के बिलारी से जीशान आलम प्रत्याशी बनाए गए हैं। कुंदरकी से मेहंदी हसन को प्रत्याशी बनाया गया है। उमरी कला से शहजाद खान का नाम सामने आ रहा है जिन्हें टिकट मिला है। तो देखिए, AIMIM ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां हम देख सकते हैं कि मुरादाबाद, संभल ऐसे क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। AIMIM निकाय चुनाव को लेकर के अपनी पहली सूची के साथ सामने आ चुका है। जो बड़े नाम है वो हम आपके सामने रखते चल रहे हैं, जहां पर संभल से चौधरी मुशीर खान को प्रत्याशी बनाया है AIMIM ने, और मुरादाबाद की बिलारी सीट से जीशान आलम प्रत्याशी बनाए गए हैं। कुंदरकी सीट से मेहंदी हसन प्रत्याशी बनाए गए हैं। उमरी कलां से शहजाद खान का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में AIMIM की ये पहली लिस्ट है प्रत्याशियों की। और उधर गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा ही अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में लेके रहते हैं। इस बार उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ा बयान दे दिया है। कहते हैं कि ओवैसी को लेकर मैं गारंटी लेता हूं कि ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसी रामदास था, और गारंटी से कहता हूं कि वो हिंदू थे। आप भी चले जाइए, पढ़ लीजिए। वहीं बलरामपुर के सपा नेता रिजवान खान को भी लेकर के वो कहते हैं कि इनकी जानकारी मैं दे दूं, ये भी हिंदू हैं। पूर्व MLC महफूज खान का भी नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये भी कालहंस ठाकुर थे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। ओवैसी का तो गारंटी देता हूँ। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसी रामदास था, उनको तो मैं गारंटी कहता हूँ हिंदू थे। आप भी चले जाइए, पढ़ लीजिए। और आजम खान साहब के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है, और उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन रिजवान खान के बारे में जानकारी है, ये हिंदू थे। मसूद खान के बारे में जानकारी है, ये कलहंस ठाकुर थे। महफूज के बारे में जानकारी है, ये भी ठाकुर थे। तो सुना आपने किस तरीके से ब्रजभूषण ने इस बात का जिक्र किया। आजम खान के बारे में कहा कि जानकारी नहीं है, लेकिन इसके अलावा गारंटी के साथ उन्होंने कहा कि
ओवैसी के दादा के पिताजी का नाम तुलसीराम था और हिंदू हैं। इसके अलावा 2 और मुस्लिम नेताओं का नाम लिया जो कहते हैं कि पहले ठाकुर थे और सांसद जी के नजर में ये पूर्ण रूप से मुस्लिम नहीं है बल्कि इनके पूर्वज हिंदू ही रहे हैं। तो ये बात कहते नजर आए हैं गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ओवैसी को लेकर के उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंट बयान दिया है। कहा है कि मुझे जानकारी है, पूरी जानकारी आप जाकर के पता कर लीजिए कि ओवैसी के दादा के पिताजी का नाम तुलसीराम था और वो हिंदू थे। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि आजम खान के बारे में भी जानकारी दे दीजिए, तो उन्होंने कहा उनके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन इसके अलावा 2 और नेताओं का जिक्र किया और कहा कि ये पहले ठाकुर थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखीमपुर की गोला सीट पर होने वाले उपचुनाव की। गोला गोकर्णनाथ में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। दोनों पार्टियां धुआंधार प्रचार आज भी करेंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, मंत्री बलदेव औलख समेत कई दिग्गज आज भी प्रचार करते नजर आएंगे। वहीं सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के लिए ये प्रचार करने के लिए जो लिस्ट थी उसके हिसाब से सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, नरेश उत्तम पटेल और कई दिग्गज नेता प्रचार करते दिखाई देंगे। अखिलेश नहीं आएंगे, ये भी है। इसके अलावा पहले ये बातें जरूर चल रही थी कि अखिलेश यादव आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन अब ये स्पष्ट है आज आखिरी दिन है। चुनाव प्रचार के लिए अखिलेश के जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, ऐसी खबर आ रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से पूरी ताकत झोंकी गई है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और वहां से ललकारा समाजवादी पार्टी को। देखे ऐसे में 3 तारीख को होने वाले उपचुनाव में मतदान से पहले दोनों पार्टियों ने जमकर ताकत लगाई, लेकिन यहां पर अखिलेश नजर नहीं आए। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल उन्होंने ताबड़तोड़ जनसभाएं की और मंच से समाजवादी पार्टी के ऊपर सवाल उठाए। गन्ना किसान बेल्ट है, इसका भी जिक्र किया कि भुगतान जल्द से जल्द हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार से क्या फायदा है वो भी गिनवाए। आइए तो समझ लेते हैं कि आखिरकार गोला की फाइनल गर्जना है क्या। यहां पर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। सबसे बड़ा फैक्ट यही है, जहां शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा, चुनाव प्रचार थम जाएगा। भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। 2 कैंडिडेट है मैदान में। भाजपा और सपा के दिग्गज प्रचार में जुटे हैं और इससे अंदाजा लगाई कि कल सीएम योगी ने प्रचार किया था। अखिलेश यादव के प्रचार करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। आज आखिरी दिन तक ये स्पष्ट हो चुका है। इससे पहले बातें जरूर चल रही थी कि वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते, लेकिन अब ये क्लियर है। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के असमय निधन के बाद यह सीट खाली हुई, जहां उपचुनाव की स्थिति 3 तारीख को उपचुनाव होने हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी तारीख। 2 ही सियासी पार्टियों के प्रत्याशी इस वक्त मैदान है, समाजवादी पार्टी से और बीजेपी से। दोनों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो आज यूपी दौरे पर आ रही हैं। वो ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगी। यहां वाटर वीक समारोह में उन्हें शामिल होना है। सीएम योगी राष्ट्रपति का ग्रेटर नोएडा में स्वागत करेंगे। वहीं आज ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए सौगातों वाला दिन है, क्योंकि आज गंगा जल परियोजना की शुरुआत होगी। इस परियोजना से लाखों लोगों को पीने का पानी मिलेगा। लोगों के घर तक गंगा जल मिश्रित पहुंचेगा। सप्लाई के लिए ग्राउंड वाटर पर निर्भरता कम होगी। तो देखिए, सीएम योगी कल ही आ चुके हैं ग्रेटर नोएडा, जहां पर आज जो कार्यक्रम होने वाला है उस पर पैनी निगाहें हैं उनकी। गंगा जल परियोजना जो 17 सालों से लंबित थी, उसे आज बहाल कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के लोगों को शुद्ध गंगा जल मिल पाएगा। इस कार्यक्रम के मद्देनजर 3 बजे तक, 3:30 बजे तक जब ये शुरुआत होगी कार्यक्रम की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में ही मौजूद हैं कल देर शाम से ही। और अब ऐसे में महामहिम की अगवानी करेंगे। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। आइए समझते हैं मुर्मू का मिशन गंगा जल है क्या। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला यूपी दौरा है राष्ट्रपति बनने के बाद, जहां वाटर वीक समारोह में वो शामिल होंगी। सीएम योगी राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के लोगों को सौगात भी मिलने वाली है। गंगा जल परियोजना की शुरुआत होगी, जिसका इंतजार लंबे वक्त से था, और अब जब ये परियोजना शुरू होगी तो लाखों लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिल पाएगा। लोगों के घरों तक गंगा जल मिश्रित पानी पहुंचेगा। सप्लाई के लिए ग्राउंड वाटर पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी
और ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है एक्सपो सेंटर में, जहां 11 बजे से तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी और जाहिर तौर पर एबीपी गंगा आपको पल पल की अपडेट देगा, तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि मौका बहुत बड़ा है। महामहिम का आगमन ही नहीं है और उनकी अगवानी के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल शाम से ही मौजूद हैं, ऐसे में माना जा रहा है ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है। आने वाले वक्त की चुनौती जल शक्ति मंत्रालय, जिस मंत्रालय को खास तौर पे गठित किया गया, क्योंकि भविष्य की चुनौती में पेयजल समस्या प्रमुख तौर पर सामने आ सकता है। इससे निपटने के लिए वक्त से पहले ही तैयारियों की जिक्र या बातचीत कही जाती है। इसीलिए वाटर वीक मनाया जा रहा है। पूरे हफ्ते पानी के संरक्षण, जल को बचाने और जल ही जीवन है, ये संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जा सकता है, पूरा सप्ताह इसके लिए डेडिकेटेड है। इसी की शुरुआत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसी के तहत उनका ये पहला उत्तर प्रदेश का दौरा है, प्रस्तावित है। 11 बजे के करीब तस्वीरें आएंगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे राष्ट्रपति का ग्रेटर नोएडा आगमन पर। इस बड़े कार्यक्रम का संदेश बहुत स्पष्ट है कि पानी को किस तरीके से संरक्षित किया जाए। जो ट्रेडिशनल पारंपरिक स्रोत रहे हैं पानी के, कहीं उनके सूखने से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर मंथन पूरे हफ्ते होगा। आइए आगे बढ़ेंगे। गुजरात में पुल हादसे के बाद सीएम योगी एक्शन में है। सीएम योगी ने सभी पुलों का ब्यौरा मांगा है। प्रमाण पत्र सहित पुलों की सारी रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने सुरक्षा संबंधी जो मानक हैं उनका ब्यौरा मांगा है। सेतु निगम के एमडी से यह रिपोर्ट तलब की गई है। साफ तौर पे इंजीनियर्स को प्रमाण पत्र के साथ ये वेरीफाई करके देना होगा, सत्यापित करके देना होगा कि यूपी में कोई जर्जर और दुर्घटनाग्रस्त करने वाली जो परिस्थिति बनाने वाला ऐसा कमजोर पुल नहीं है। इसके लिए प्रमाण पत्र के साथ ब्रिज की सुरक्षा संबंधित सूचना का ब्यौरा होगा, जिसे देना होगा। यानी कुल मिलाकर के कब मरम्मत हुई, कितना पुराना पुल है, उसकी रखरखाव के लिए क्या किया जा रहा है, ये तमाम सवाल हैं जो मानकों के तौर पर जिनके जवाब देने होंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एहतियातन विभाग से रिपोर्ट तलब की है। बताइए कि कहां-कहां कौन-कौन से पुल हैं, कितने पुराने हैं, कब मरम्मत हुई। इंजीनियर्स की मदद ली जाएगी जो बताएंगे कि सुरक्षा के मानकों के मद्देनजर पुल की कंडीशन आखिरकार है क्या, और ये सब कुछ उन्हें रिटन फॉर्मेट में देना होगा, वेरीफाई करके देना होगा, सत्यापित करके देना होगा प्रमाण पत्र के साथ कि हां, अगर ये पुल है तो इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी, इसको ठीक रखने की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन भी अधिकारियों पर है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। जाहिर तौर पर लोगों की जिंदगी का मसला है। कहीं पे भी कोई छोटी बड़ी चूक का खामियाजा कैसे लोग अपनी जिंदगी से भुगतते हैं, उसकी बानगी जो तस्वीरें आई हैं वो लोगों को डराती हैं। ऐसे में प्रशासन को चेताती भी है कि और कहीं पर भी ऐसा जर्जर पुल ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए, लोगों की आवाजाही से रोका जाए और पुल की स्थिति पर नजर रखी जाए। इसी मद्देनजर ये रिपोर्ट तलब की गई है। आइए बात करते हैं बस्ती की। बस्ती में मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा घेरे को तोड़ करके मंत्री के काफिले में एक एसयूवी कार दाखिल हो गई। मंत्री के काफिले में घुसी कार का नंबर बताया जा रहा है यूपी 32 MP 4528। इस काफिले में एसयूवी कार के घुसने से ही टोल प्लाजा पर मंत्री की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। हालांकि टोल कर्मियों की सूझबूझ से प्लाजा के बैरियर से टकराने से गाड़ी तो बच गई मंत्री की जिसमें वो सवार थे, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। और इसकी एक्सक्लूसिव जो फुटेज है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज से पता लगता है कि किस तरीके से एक काफिला जो फ्लीट चलता है उसमें कुछ लिमिटेड गाड़ियां होती हैं जो मार्क होती हैं और एक ताल से चलती हैं, लेकिन अचानक से एक ऐसी गाड़ी इसमें दाखिल हो जाती है जो काफिले का हिस्सा ही नहीं है। एसयूवी कार है। यहां पर टोल कर्मी के सूझबूझ से बताया जा रहा है कि मंत्री की कार का बैलेंस बिगड़ने से बचा। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हालांकि सीओ ने घटना से अवगत कराने के बाद जांच के आदेश जरूर दे दिए हैं। बदायूं से खबर है, सपा नेता के मर्डर मामले में बेटे की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है। पुलिस ने सपा नेता के बेटे रविंद्र दीक्षित को गिरफ्तार किया है। बेटे सार्थक दीक्षित को भी गिरफ्तार किया है। मर्डर के 2 आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बदायूं में सपा नेता, उनकी पत्नी और मां की हत्या से जुड़ा यह मामला, जिस पे अपडेट ये आ रही है, सपा नेता के मर्डर केस मामले में बेटे की गिरफ्तारी। मृतक के
भाई राजेश गुप्ता ने थाना उसैद पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें पूर्व की रंजिश चली आ रही 17 गांव के निवासी रविंद्र दीक्षित पुत्र रामदीन, सार्थक दीक्षित पुत्र रविंद्र दीक्षित और उनके बेटे अर्चित दीक्षित को 120 यानी आपराधिक षड्यंत्र के तहत तथा एक विक्रम और विक्की उसी गांव का निवासी है, इनको मुख्य रूप से नामित करते हुए 2 अज्ञात अभियुक्तों के साथ अभियोग पंजीकृत। तो देखिए, जो रंजिश जिस परिवार से थी वहां पर आरोपियों तक तो पहुंच चुकी है पुलिस, लेकिन अभी भी तलाश बाकी है। इसी के साथ 10 की दहाड़ में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।